औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर आसिफ आलम ने आज हमें ज्वाइन किया है। ये हमारे साथ दो मेडिकल कॉलेज ही के ग्रेजुएट हैं, हमसे एक साल जूनियर होते थे। इन्होंने 1987 में वहाँ से ग्रेजुएशन किया था, फिर ये 1988 में यूके आ गए थे और 1995 में इन्होंने अपना MRCP करके यहाँ पे फर्दर काम करते रहे और 2005 में एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन इन्होंने काम किया। और इनका खास इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रोक मेडिसिन में है और उसी से रिलेटेड ये आज टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम उनके जो भी नॉलेज है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे और लोगों के लिए भी वो इंशाअल्लाह ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। तो आप बिस्मिल्लाह करें डॉक्टर आसिफ आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़िया भाई कि आपने मौका दिया कि इस पे आके लोगों से बात करूं। तो सबसे पहले तो ये कि स्ट्रोक का जो टॉपिक है वो बहुत अहम इस वजह से है कि ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। इसके जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा डायलेमा जो है स्ट्रोक के साथ वो ये है कि ये एक ऐसी वाहिद शायद ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि वो स्ट्रोक की वजह से लोगों में जो डिसेबिलिटी पैदा होती है और जो उनके अंदर माजूरी पैदा होती है, उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फैमिली के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी। और फिर अगर कोई भी, यानी कि ज़ाहिर पाकिस्तान में तो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है, एक बहुत ज़बरदस्त माली जो है एक नुकसान होता है जिसको आपको सस्टेन करना पड़ता है। एक तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपको ज़ाहिर है कि जो हेल्थ केयर है उस पर आपका बेइंतहा उसमें खर्च होता है। बहरहाल हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मिनी स्ट्रोक, TIA, जिसका मतलब ये है कि ये एक अलामत है जो स्ट्रोक से पहले ज़ाहिर होती है। और जब ये अलामत ज़ाहिर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इट्स वार्निंग साइन कि स्ट्रोक या फालिज का हमला हो सकता है। और इसकी प्रेवलेंस जो है खासी बढ़ती जा रही है। और यानी कि आप एक रफली अंदाजे से ये समझ लें कि 1 लाख की पॉपुलेशन में किसी भी एक वक्त में 200 से 250 लोग जो है हर साल मुतासर होते हैं। तो अगर आप कराची की आबादी ले लें या पाकिस्तान की आबादी ले लें तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल जो है हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। और अगर हम उसके इमीडिएटली उसके ऊपर कोई अ, उसके ऊपर अमल ना करें, इमीडिएटली जो है हम उसके ऊपर कोई एक्शन ना लें, तो फिर जो है ये फर्दर प्रोग्रेस होती है और स्ट्रोक इसमें पैदा होता है। तो मिनी स्ट्रोक जो है ना इज अ मेडिकल इमरजेंसी नाउअडेज। और क्यों मेडिकल इमरजेंसी है? इसलिए है कि अगर आपने TIA को विद इन 24 आवर उस पर कोई एक्शन ना लिए तो चांसेस हैं कि 50% लोग जो हैं दे विल डेवलप स्ट्रोक विद इन 24 आवर्स। और ऑलमोस्ट यानी कि जितने लोगों को स्ट्रोक डेवलप है उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जिनको स्ट्रोक डेवलप हो सकता है 3 महीने के अंदर, अगर कोई इमीडिएट आपने जो है वो जो है कोई रेमेडी उसकी नहीं की। स्ट्रोक जो है और या मिनी स्ट्रोक जो उसकी प्रेवलेंस जो हो रही है उसकी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफ इस वक्त लोगों की बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। हेल्थ का लोग इतना ख्याल नहीं रखते कि रेगुलर एक्सरसाइज करें,
खाने पीने की बदएहतियाती, और ये सालों तक होती है। और अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि व्हेन यू हैव यानी कि व्हेन यू हैव लेफ्ट इट टू लॉन्ग देन इट्स टू लेट। तो हमारा ये मकसद ही यही है कि इस तरह की जो हमारी टॉक्स होती हैं वो लोगों को उसके अंदर को अवेयरनेस उसकी डेवलप की जाए, ताकि वो फिर प्रोएक्टिवली जो है ना वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, इन चीज़ों को सीरियस लें। कि जैसे मैंने पहले कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंस जो है या उसका नतीजा जो है वो बहुत ही संगीन होता है। तो मिनी स्ट्रोक जैसे मैंने कहा ये जो है इब्तदाई साइन है, ये इट्स अ वार्निंग है कि स्ट्रोक हो सकता है अगर आप उसका इमीडिएट जो है उसका इन्हीं के तदाबीर नहीं करें। तो सबसे पहले तो ये कि मिनी स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है, उसका उसके क्या किस तरह से आप उसको डिफाइन करते हैं। तो हम जो है उसको टीआईए भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो मिनी स्ट्रोक की डेफिनेशन ये है कि किसी भी आदमी, मर्द या औरत को जिसम में सडनली एकदम से जो है कोई वीकनेस डेवलप हो जाए, चाहे वो हाथों में या पैरों में, उसको बात करने में तकलीफ हो, चाहे तो वो यानी कि उसकी बात जो है वो समझ में ना आ रही हो, बहुत लफ्ज़ घुल मिल जा रहे हो, या फिर ये कि वो कंफ्यूज हो जाए। इसी तरीके से और जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आंखों से एकदम एक आंख में जो है थोड़ा सा नज़र आए, कम नज़र आए, या एक अफेक्ट हो कि जैसे कि आधी आंख पे पर्दा पड़ गया है और फिर वो ठीक हो जाए, या ये कि चेहरे जो है वो उसके अंदर जो है ना आपको साफ फर्क नज़र आए कि एक तरफ जो है मूव कर रही है, एक तरफ नहीं मूव कर रही। लेकिन ये सिम्टम जो डेवलप होते हैं उसको मिनी स्ट्रोक हम इसलिए कहते हैं कि ये सिम्टम आने के बाद चले जाते हैं। ये अलामात या ये तकलीफ जो किसी को होती है वो आती है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और फिर वो ठीक हो जाती है। और यही सबसे बड़ा जो है ना वो एक तरह से लोगों को एक तसल्ली हो जाएगी कि वो बेहतर हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्स इज ओवर। हालांकि ये साइन है कि अगर आपने इमीडिएटली कोई एहतियाती तदावीर नहीं की, डॉक्टर को नहीं दिखाया और इमीडिएट कोई एक्शन नहीं हुआ, तो फिर जो है स्ट्रोक ऑलमोस्ट 50% ऑफ दोज हु सफर वो उनको स्ट्रोक डेवलप हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। यही वजह है कि जहाँ पे मैं जहाँ यूके में काम करता हूँ यहाँ पर रोज़ाना टीआईए क्लिनिक्स होती हैं, 7 days a week, एवरी डे पेशेंट्स देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इमीडिएट इंटरवेंशन उनको रिक्वायर होती है। तो फिर अब दूसरी बात ये पैदा होती है कि चलें, ये बात तो समझ में आ गई कि किसी मर्द या औरत को ये सिम्टम्स सडनली डेवलप होते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो ये किस किस्म के क्या उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जिन लोगों में ये डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले जो एक मैं जब ज़ाहिर ट्रेनिंग ली और अभी भी टेक्स्ट बुक पढ़े, तो एक 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 ये गलत फहमी है कि शायद ये बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों की मर्ज है, ये यंग लोगों में नहीं होता। बदकिस्मती की बात यह है कि वक्त के साथ साथ और लाइफ स्टाइल के साथ साथ अब ये जो मर्ज है वो खासे यंग लोगों में भी होना शुरू हो गया है, और खासे बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि 50 साल की उम्र में भी उनको स्ट्रोक हो रहा है। और उसकी वजह जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लाइफस्टाइल है, लोगों का खाना पीना है, लेस एक्सरसाइज है, तो उसकी वजह से ये अमराज जो है अब यंग एज में हो रहे हैं। वरना अमूमन एक तरह से कहें कि लोगों का ये उनको एक ये इंफॉर्मेशन दी गई कि शायद ये अबव 65 ईयर्स ऑफ एज में आइदर मेल और फीमेल में डेवलप होता है। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल क्लियर कर दिया जाए है कि कोई आदमी भी जो है इससे महफूज नहीं है अगर उसने एहतियात नहीं की। दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ साइलेंट किलर्स हैं जो कि लोगों में होते हैं और जिसका उनको एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो जो साइलेंट किलर्स होते हैं वो यानी कि खामोशी से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका पता नहीं होता है। तो वो साइलेंट किलर में सबसे बड़ा जो जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो है हाई ब्लड प्रेशर। लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, एंड स्पेशली जो है ना जिनकी एज 35 साल हो जाए, 30-35 साल,
उनको ये चाहिए कि कम से कम साल में एक दफ़ा तो ना अपना मेडिकल चेकअप करा लें, कि अपना उनका शुगर, उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका वेट, उनका ब्लड प्रेशर, उनके ब्लड टेस्ट हो जाए। ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। क्योंकि मेरे तजुर्बे में ये बात है कि बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर से तवील अरसे से जो है ना, वो सफ़र कर रहे होते हैं और फिर एकदम से जो है ना किसी वजह से अगर कोई हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाना हो और ये सरफेस पे आती है, तो उस वक़्त फिर हमें पता चलता है कि ये तो सालों से इनको तकलीफ़ थी। क्यों? कि हमें फिर वो नज़र आती है चीज़ें, जैसे कि ब्लड प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है कि उसका दिल के ऊपर ज़ोर पड़ता है, तो दिल में अमूमन थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। या नज़र आता है कि उनकी जो किडनी है, गुर्दे हैं, उन पे उस पे असर पड़ा है और थोड़े बहुत जो है ना खून के असरात जो है ना वो यूरिन में आ रहे होते हैं। तो बड़े तवील अरसे से जो है ना वो उस पर कोई तवज्जो नहीं होती और एकदम से सामने आता है। तो ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ही सीरियस मर्ज़ है। स्ट्रोक के लिए भी, मिनी स्ट्रोक के लिए भी, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, किडनी के प्रॉब्लम के लिए भी, और इसको बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है अगर इसको आप उसके अर्ली और इब्तदाई मरहले में उसको जो है ना डिटेक्ट कर लें। हाई ब्लड प्रेशर के बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शुगर। शुगर भी एक तरह से अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और स्पेशली यूके में तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है, स्पेशली इन एशियन पॉपुलेशन के अंदर, कि उनके अंदर यंग एज में डायबिटीज़ हो रही है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रही है, स्पेशली जो है हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक प्रॉब्लम और गुर्दे की तकलीफ जो है शुगर की वजह से। और शुगर का मेजॉरिटी ऑफ द शुगर जो हमें हमारी जो पॉपुलेशन में, चाहे वो डेवलप या अंडर डेवलप कंट्री हो, उसमें जो है लाइफस्टाइल का है रोल, कि लोग जो है खाने पीने में एहतियात नहीं करते हैं, उनके जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती है। और सही बात तो ये है कि उम्र के एक हिस्सा ऐसा आता है जब आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली जबकि फूड जो है बहुत आसानी से अवेलेबल है, बहुत रेडीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा रिच फूड अवेलेबल है और लोग उसकी कंजम्पशन डेली बेसिस पे करते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि जी वन 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 ऑफ उन्होंने कोई रिच फूड खा लिया, बल्कि आप लाइफस्टाइल ये कि एवरी डे पीपल आर कंज्यूमिंग वेरी हाई कैलोरी, high carbohydrate, high fatty cholesterol food, and with very little exercise. And then they have got a very busy life, बहुत मसरूफ ज़िंदगी है और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की मुश्किलात और स्ट्रेसेस हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। फिर उसके बाद सिमिलरली हाई कोलेस्ट्रॉल, उसका भी ताल्लुक जो है वो वो खाने पीने से है, लैक ऑफ एक्सरसाइज से है। फिर देयर आर फ्यू कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी हमें या ना जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसमें एक कंडीशन जो है वो ये है कि जो हार्ट की जो रफ्तार है वो इर्रेगुलर हो जाए, यानी कि जो, और वो खासी एक तो कुछ लोगों में 2% पॉपुलेशन ऐसी होती है कि जिसमें वो यंग एज में भी डेवलप होती है, लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर जो उसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है लोगों में और उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक को प्रेजेंट करने में। और अगर उसको ना ट्रीट किया जाए तो फिर उसके नतीजे में जो है बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस यानी स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी ओवरवेट है, ओबेसिटी उसको है, ओवरवेट के बारे में जैसे कि आपको पता है कि हम एक स्केल यूज़ करते हैं बीएमआई। बीएमआई जो है वो अगर 25 से 28 के दरमियान है, लेकिन अगर उससे बढ़कर है तो फिर उसके बाद जो है लेटर ऑन जो है ना ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली स्ट्रोक के हवाले से। और इसी तरीके से अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी की फैमिली में जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम यंग एज में हुई है, पेरेंट्स के अंदर या भाई बहनों में या चचाओं के अंदर या खालाओं के अंदर, तो ये चीज़ भी जो है इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि एक आदमी के अंदर जो है वो पैदाइशी तौर पे इस चीज़ का ख़तरा है कि वो इन डिजीज़ को अर्ली डेवलप कर ले अगर वो एहतियात नहीं करे। तो ये तो एक ओवरव्यू है कि ये किस किस्म के लोगों के अंदर जो है आप स्ट्रोक से रिलेटेड बीमारियां देखते हैं
या मिनी स्ट्रोक या टीआईए देखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी को टीआईए डेवलप हो तो उसको क्या करना चाहिए, पहली तो बात ये है। और उसको इसके बारे में मैं बेसिक मालूमात दे दूं ताकि उसको अंदाज़ा हो कि क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जब किसी को इस ये अलामात ज़ाहिर हो तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ये नहीं है कि आप कहें कि ओ अब तो ये ठीक हो गया, अब मैं बिल्कुल बैक टू नॉर्मल है तो चलो यू सिट ऑन इट। ये एक टेंडेंसी भी होती है कि आदमी हॉस्पिटल जाने से और डॉक्टर को देखने से, और स्पेशली बदकिस्मती से पाकिस्तान में जहाँ के कोई स्टेट सिस्टम नहीं है, इससे प्राइवेट केयर है, इस खासी माली बर्डन भी पड़ता है लोगों के ऊपर। तो उसमें लोग कहते हैं कि जितना अवॉइड कर सकें करें, लेकिन मसला ये है कि इसकी जो अगर इसको अवॉइड किया जाए तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा संगीन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसके जो और किसी बीमारी के मुकाबले में संगीन है कि आदमी में बहुत ज़्यादा माजूरी पैदा हो जाती है और ख़ुद उसके लिए ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है और उसकी फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर है कि ये रिस्क ना लें और इमीडिएटली जो है ना आप डॉक्टर को देखें। तो एडवाइस यही है कि अगर आप अर्ली पार्ट ऑफ द डे में सिम्टम डेवलप है तो उसी दिन जाके डॉक्टर को देख लें, और अगर शाम में या रात में हुआ है तो यू नेक्स्ट डे इमीडिएटली जाके डॉक्टर को देखें और वो जो है फिर उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर ये देखेगा कि किस तरह की इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको देनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन की कुछ 2-3 अहम बातें आपको बता दूं, स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत आपको भी मालूमात होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है ना वो आपको यानी कि किस चीज़ों की अहमियत है, किस चीज़ों को होना चाहिए, कौन चीज़ ऐसी है जिसकी शायद में भी ज़रूरत ना पड़े, या आप वो डिस्कस कर सकते हैं जिस भी डॉक्टर या फिजिशियन को देख रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन की कितनी अहमियत है इस मरहले पे। तो जिसको भी अगर मिनी स्ट्रोक होता है तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम उसको हाई डोज एस्पिरिन दे देते हैं। स्ट्रोक आपको मैं मुख्तसर ये बता दूं, या मिनी स्ट्रोक में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि उसकी कि किस चीज़ ने उस स्ट्रोक को यानी कि डेवलप किया है। क्या कोई क्लॉट या ब्लड के अंदर कोई गुठली थी जो बनी है और जिसने जाकर जो है ना वो चीज़ वैसल या वो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है वो बंद हो गई है। तो आर्टरी अगर बंद हुई है किसी गुठली से तो एस्पिरिन बड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर जो है ना रप्चर हो गया है, अगर हेमरेज हो गया है, तो फिर एस्पिरिन देना नुकसानदेह है। तो ये एडवाइजेबल यही है कि डॉक्टर की एडवाइस पे आप एस्पिरिन लें, खुद ये डिसीजन नहीं लें कि आप फौरन एस्पिरिन ले लें। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी को मिनी स्ट्रोक या फालिज का जो साइन डेवलप होता है तो सबसे पहली चीज़ उसको ये करनी है कि उसको जो है ना हाई डोज एस्पिरिन लेनी है। और हाई डोज एस्पिरिन का मतलब है कि 300 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन उसको लेनी है। डॉक्टर को आप जब देखते हैं तो डॉक्टर फिर वो इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो सारे रिस्क फैक्टर्स आपके चेक करता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपकी शुगर हाई नहीं है, या आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है, आपका वेट। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको होनी चाहिए कि कौन सा ब्लड प्रेशर जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। तो हमारी जो स्ट्रोक की जो हमारी अप्रोच है या स्ट्रोक के फिजिशियन की जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि ब्लड प्रेशर अगर 145/85 से ज़्यादा है तो इसको आपको इसकी जो ना आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन से जो ना हाई ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर बिलो 145/85 है तो यू कैन मॉनिटर द पेशेंट, लेकिन उसको फिर दवा की कोई ज़रूरत नहीं। इस बारे में एहतियात की वजह यह है कि ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट जो है ना वो लाइफ लॉन्ग होती है। वो ऐसे नहीं होती कि आप 2 महीने लें और फिर बंद कर दें कि अब तो ठीक हो गया। तो इसीलिए हम इस चीज़ की एहतियात करते हैं। वी नीड टू मेक श्योर कि एक आदमी का ब्लड प्रेशर मुस्तकिल हाई है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये साइलेंट किलर है, जिसको ब्लड प्रेशर होता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, ही कैन गेट ऑन अ डे टू डे बेसिस, लेकिन वो उसके साथ साथ चलता रहता है और बदकिस्मती से वो उस वक्त सरफेस पे आता है जबकि उसके नुकसानात जो हैं
वो ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है ना, शुगर, शुगर का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोस हो भी जाती है, और वो उनके ज़हन में ये बात होती है कि अब दवा तो ले रहा हूँ, अब जो खाना है खाओ। ये भी एक बहुत गलत थिंकिंग है। आप दवा सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है ना, वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और दवा जो है ना एक मसनूई तरीके से जो है ना, वो शुगर को कंट्रोल कर लिए ताकि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खाने-पीने की बेइंतहा एहतियात की जाए, और इसके बारे में जो है ना बड़ी तफ़सीली आपको मालूमात होनी चाहिए कि किस किस्म का खाना आपको सूट करता है, और किस तरह की आपको जो है ना वो एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, मॉनिटरिंग आपको शुगर की करनी चाहिए। तो ये चीज़, शुगर इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक, और जिस पर अगर बदकिस्मती से किसी को ये चीज़ डेवलप हो जाए, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके बारे में जितनी भी मालूमात कर सकता है करे, और उसका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। ये एक यानी मेरी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई देखो, अब वो चीज़ें जो तुम पहले खा रहे थे, शायद अब वो तुम्हारे लिए एक तरह से बिल्कुल मना हो चुकी हैं। अब तुम्हें बिल्कुल मॉडिफ़ाई करना होगा अपनी डाइट को। यू हैव टू उसको देखना पड़ेगा कि कितनी रोटी खानी है, कितना आपको किस तरह के खाने खाने हैं, ये सब देखना पड़ेगा। और सिमिलरली इस तरह वेट को मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, और वेट का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना फूड कंजम्पशन से है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो इरेगुलर हार्ट बीट है, ये भी जो है ना मिनी स्ट्रोक पेशेंट्स में खासी बड़ी तादाद में होती है। यानी कि हम लोग तो ये समझते हैं कि जितनी जो हमारी नोन फिगर है उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो चूँकि डिटेक्ट नहीं होती है, और इस वजह से वो नहीं हमारे को आती है डिटेक्शन में, कि वो जो है ना कभी आती है, कभी चली जाती है, जिसको हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन। तो उसके लिए फिर बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं, ताकि वो हम उसको जो है ना पिक कर सकें कि अगर हमारा तो ये एज ए स्ट्रोक फिजिशियन ये है अप्रोच कि अगर 10 सेकंड्स भी किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है 24 आवर के अंदर, तो वो सीरियस इनफ है कि वो किसी को स्ट्रोक दे सकती है। तो ये एक जो है ना रिस्क फैक्टर की अप्रोच के बारे में या उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ब्लड प्रेशर, ईसीजी वगैरह करेंगे, आपके शुगर एंड और चीज़ों को चेक करेंगे। उसके साथ-साथ 2 जो टेस्ट हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं। एक तो ईसीजी है कि जिसको देखकर इर्रेगुलर रिदम आप डिटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो है कैरोटिड डॉपलर्स, जिसको हम कहते हैं ये अल्ट्रासाउंड जो है ना कैरोटिड आर्टरीज़ की, और इसमें हम देखते हैं कि कोई नैरोइंग तो नहीं है, और अगर नैरोइंग है तो कितनी है। और उसकी वजह ये होती है करने की कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा नैरोइंग है, जिसको हम कहते हैं मोर देन 70%, तो अगर मोर देन 70% अगर एक साइड पर है और दूसरी साइड रिलेटिवली लेस अफेक्टेड है, तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि उसको वैस्कुलर सर्जन से एडवाइस दें कि वेदर ही वुड बी और शी वुड बी द राइट कैंडिडेट फॉर उस जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जाए। ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, लेकिन रिस्की सर्जरी है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है सर्जरी हो जाए पेशेंट की, और वो जो नैरोइंग उसकी कैरोटिड आर्टरी के अंदर है, मोर देन 70% अगर है, तो उसको जो है ना अनब्लॉक किया जाए और सर्कुलेशन को रिस्टोर किया जाए। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो सीटी स्कैन ब्रेन होती है। एज ए स्ट्रोक फिजिशियन मेरी अप्रोच सीटी स्कैन ब्रेन में जो होती है वो यही होती है कि अगर मुझे ये महसूस हो रहा हो कि या तो कॉज जो है वो मिनी स्ट्रोक जो पेशेंट ने प्रेजेंट किया है वो मिनी स्ट्रोक नहीं है, कोई और चीज़ है, तो उसको हम देखने के लिए, रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। या फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात सिम्पटम की जो जो तकलीफ की नेचर ऐसी होती है, तो वो बता रही होती है कि ये मोर सीरियस देन मिनी स्ट्रोक है, और शायद पेशेंट को स्ट्रोक डेवलप भी हो गया है, या ये कि उसके सिम्पटम ऐसे बता रहे हैं कि शायद उसको ये जो स्ट्रोक डेवलप हुआ है ये आर्टरी की ब्लॉकेज से नहीं हुआ है, बल्कि रप्चर हो गया, ब्लीड हो गई है ब्रेन में। तो इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम फौरन जो है ना जब पेशेंट को देखते हैं तो सीटी स्कैन करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद पेशेंट की ऐसी है जिसको शायद सीटी स्कैन की ज़रूरत ना पड़े।
क्योंकि जो मिनी स्ट्रोक की जो डायग्नोसिस है या जो उसकी तशखीस है, वो सिम्टम पर ही की जाती है। तो अगर किसी को कोई तकलीफ है और आप ये समझते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हो रहा है और इसके अंदर ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के जो सीटी स्कैन ब्रेन कराया जाए। तो ये जो फिजिशियन आपको देख रहा होता है, ये उसकी अपनी सवाबदीद पर होता है कि वो देखे कि इसको कराने की ज़रूरत है और इसके नतीजे में मुझे कुछ ऐसी मालूमात मिलेंगी जो मेरी मैनेजमेंट पे जो है वो उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जो है ना एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको ये बतानी चाहिए कि अब इसको किस तरीके से इसको डॉक्टर ट्रीट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ जो ये है कि जैसे ही किसी को मिनी स्ट्रोक होता है और अगर डॉक्टर ये देख के ये उसको अंदाज़ा होता है कि ये ब्लीड नहीं है और ये जो है उसको फॉलिज का जो है खतरे का अंदेशा है, तो उसको हाई डोज एस्पिरिन 300 मिलीग्राम आप फ़ौरन दे दें। और उसकी उसकी अप्रोच ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 24 आवर्स और पहले महीने के अंदर जो है ना स्ट्रोक के इंसिडेंस बहुत हाई होते हैं। तो उसमें जो है और उसका खतरा ज़्यादा होता है। तो उसमें हम हाई डोज एस्पिरिन एटलीस्ट 2 वीक के लिए देते हैं। तो आप एस्पिरिन जो है वो एवरी डे 2 हफ्ते के लिए लेंगे और 2 हफ्ते के बाद फिर वो एस्पिरिन की डोज रिड्यूस करके 75 मिलीग्राम लेना शुरू करेंगे। और हम उसमें ये भी एडवाइस करते हैं कि मुख्तलिफ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिसमें ये कहते हैं कि एस्पिरिन की जो एक रिप्लेसमेंट है वो क्लोपिड्रोगेल है, यानी कि आफ्टर 2 हफ्ते की एस्पिरिन देने के बाद आप इंस्टेड बजाय इसके कि आप एस्पिरिन को शुरू करें, आप क्लोपिड्रोगेल शुरू करा दें। फिर उसके अलावा जो है जो और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है, उसकी मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया कि 145/85 से अगर ऊपर है तो उसको ट्रीट किया जाए, शुगर को ट्रीट किया जाए, कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट किया जाए। लेकिन एक चीज़ ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो अगर किसी को मिनी स्ट्रोक आप डायग्नोज करते हैं ना, तो फिर वो एक आम पॉपुलेशन से वो आदमी आप उसको मुख्तलिफ तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। बहुत सारी वो फाइंडिंग्स जो एक आम पॉपुलेशन में आप उनको सिर्फ एडवाइस की हद तक छोड़ देंगे कि जी आप एहतियात करें, अभी आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर कोई यंग पेशेंट 35 साल का या 40 साल का आता है आपके पास और उसका ब्लड प्रेशर 145/85 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इमीडिएटली उसको ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि यू विल मॉनिटर हिम फॉर सम टाइम। उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कम से कम साल भर या 6 महीने के, देखेंगे कि परसिस्ट। लेकिन अगर किसी को मिनी स्ट्रोक डेवलप हो गया है तो फिर ये एक इमरजेंसी है कि उसके ब्लड प्रेशर को आप फौरन ट्रीट करें और वो ब्लड प्रेशर आप शायद एक आम पॉपुलेशन में इग्नोर कर रहे हैं। सिमिलरली ये चीज़ जो है डायबिटीज़ के लिए भी है, सिमिलरली ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है कि डायबिटीज़ अगर किसी का जो है वो इम्पेयर्ड टॉलरेंस की एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी का जो है ना शुगर फ्लक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी वो ठीक से खाता है तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कभी वो थोड़ी बदहतियाती, तो उसको हम कहते हैं कि देखो कोशिश करो कि डाइट से ही कंट्रोल कर लो। लेकिन मेरा तजुर्बा यही है कि मोर देन 90% में डाइट से कंट्रोल करना शुगर को बड़ा मुश्किल है और आपको बेहतर ये है कि शुरू के मराहिल में भी आप उसको दवा दें तो वो फिर बेहतर मैनेजमेंट होती है। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन की ज़रूरत है पेशेंट की, क्योंकि मसला ये है कि बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ लोगों में डेवलप होती हैं वो इस वजह से डेवलप नहीं होती कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल, उसकी वजह जो है ना अवेयरनेस की कमी है। लोगों को पता नहीं है। लोग जो है वो इग्नोरेंस में उसको लेके चलते रहते हैं एक तवील अरसे तक और बदकिस्मती से वो जो है ना फिर रिएक्ट करते हैं, जो कि रिएक्शन होता है। जो और हम ये कहते हैं कि आप जो है ना इतना इंतज़ार नहीं करें, बल्कि आप जो है ना मुस्तैदी के साथ प्रोएक्टिवली जो है ना बजाय इसके कि आपको खुदा न करे किसी को कोई तकलीफ हो, उससे पहले ही जो है ना आप मेडिकल एडवाइस ले लें, ताकि जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। फिर उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि जो इर्रेगुलर रिदम है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में और वो जब हार्ट ट्रेसिंग होती है, ईसीजी होती है तो उसमें उसमें नज़र आती है। तो उस तरह के लोगों को फिर जो है हम
टर्मिनोलॉजी पता नहीं उर्दू में क्या, लेकिन इंग्लिश में उसको कहते हैं एंटी कोगुलेंट्स, वारफरिन टाइप की जो मेडिकेशन है वो देते हैं। और वारफरिन के अलावा भी नई मेडिकेशंस आ गई हैं जिसको हम न्यूअर ओरल एंटी कोगुलेंट्स कहते हैं, जो वंस अ डे देते हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन को जो है वो ट्रीट करना भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ये एंटी कोगुलेंट ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है। वारफरिन जिसको रैट पॉइजन कहते हैं लेमैन टर्म में, लेकिन रैट पॉइजन के अलावा जैसे मैंने कहा नई दवाएं भी आ गई हैं जो कि देनी पड़ती हैं। लेकिन ये कि वो लोग जो वारफरिन में या एंटी कोगुलेंट्स में, फिर वो एस्पिरिन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है या क्लोपिडोग्राल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ओवरव्यू है जो मैंने आप सबके सामने रखा है मिनी स्ट्रोक का। उम्मीद है कि आपको उससे कुछ एक आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, किस तरह से इसके बारे में आपको जो है ना सीरियसली लेकर उसके बारे में आपको रिएक्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कि एक ओवरव्यू तो आपके सामने मैंने रख दिया है, लेकिन अगर आपको कोई और इसके बारे में सवालात पूछते हैं, या ये कि हमारे भाई ज़िया ने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से जो है ना अपने अवाम उन्नास की ना खिदमत कर सकें। तो अगर आपको इस बारे में कोई भी मशवरा हो, स्ट्रोक रिलेटेड मसाइल से या प्रॉब्लम से कोई एडवाइस चाहिए हो, तो हम इंशाल्लाह थ्रू ज़िया भाई जो है ना अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो भी एडवाइस या हेल्प होगी वो उसके लिए हाजिर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर आसिफ अलम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो थी इसके अंदर वो ऐसी थी कि लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल रही होंगी। मैं उनको समराइज कर देता हूँ बहुत क्विकली कि एक तो ये कि एस्प्रिन 300 मिलीग्राम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर आप इस को याद रखें फास्ट के नाम से, जिसमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी फेशियल चेंजेस आ रही हैं, चेहरे के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, या आपका जो है वो एसिमेट्री ऑफ फेस, ये आर्म के अंदर कोई वीकनेस आ रही है, स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है, या तो वो वक्त है कि आप फौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करें, और उसके बाद फिर डॉक्टर आसिफ ने मुझे बताया उसको आप फॉलो करें। यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं अनाउंस करता चला जाऊँ ताकि आइंदा सवालात से पहले लोग जो हैं वो सुन लें। एक तो ये कि हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर राशिद अब्बासी जो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त और कोलीग हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, उन्होंने भी अपने आप को वॉलंटियर किया है संडे के दिन फ्री क्लिनिक करने के लिए। पहले डॉक्टर जावेद इकबाल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं क्लिनिक संडे के दिन। जिन लोगों का इसका इल्म ना हो वो हमारी वेबसाइट पे जाके उसमें फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे का होता है पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से, 2 से लेके 4 बजे के दरमियान हुआ करेगा वो। इसी तरह मेरी अपनी कंसल्टेशन भी कुछ अर्से से चल रही है यूरोलॉजी से रिलेटेड। तो एक तो ये था। दूसरा जो एक बहुत ही अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर याहिया कमाल, वो आयरलैंड में बेस्ड हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो फीमेल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे अगले कुछ हफ्तों के अंदर। तो ख़ास तौर पे यानी जो उन्होंने टॉपिक्स बल्कि मुझे भेजे हैं वो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ, ताकि बहुत से ख़वातीन जो है उसमें यकीनन चाहेंगी कि उन चीज़ों के बारे में कुछ मालूमात हों और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। उनके जो टॉपिक्स हैं वो एक तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जो माहवारी आती है उसमें बहुत ज़्यादा जो खून का ज़ाया हो जाना होता है, उसके ऊपर एक टॉपिक होगा उनका। एक मेनोपॉज, जो माहवारी ख़त्म हो जाती है ख़वातीन के अंदर, उसके जो प्रॉब्लम्स और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर एक टॉपिक है उनका। फिर पेशाब का निकल जाना, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, वो एक टॉपिक को कवर करेंगे। फिर सर्वाइकल कैंसर, जो रहम का मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, उसका जो कैंसर हो जाता है उसकी स्क्रीनिंग, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी एक टॉपिक में। और एक टॉपिक जो इंशाल्लाह कवर करेंगे वो ओवेरियन कैंसर या ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड होगा। तो ये 5 टॉपिक्स इंशाल्लाह वो 5 हफ्तों में कवर करेंगे। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। जज़ाकल्लाह खैर। अब क्वेश्चन।
अच्छा, एक क्वेश्चन है डॉक्टर उमेर की तरफ से। जी उमेर। उमेर आप क्वेश्चन करें। सॉरी, मैंने अपना आपको म्यूट पे रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, बड़ी अच्छा वालेकुम आपने सलाम। टॉप की। मुझे सवाल पूछना था कि अगर किसी को रिकरेंट या किसी को माइग्रेन्स होते हैं और उसमें भी कभी कभार सिमिलर सिम्टम्स आ सकते हैं वीकनेस के, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे, किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों के दरमियान? इस पे अगर आप कोई कमेंट या एडवाइस कर सकते हैं वो बड़े हेल्पफुल होगा। जज़ाकल्लाह खैर। बड़ा अच्छा सवाल है। और ये जो है ये बड़ी कॉमन कंडीशन है जो टीआईए क्लिनिक में हम देखते हैं कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स रेफर होते हैं जो कि माइग्रेन जिनको होता है या माइग्रेनस सिम्टम्स होते हैं, जिसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग कि ये शायद ये गलत फहमी होती है कि ये जो है ना ये फालिज का अटैक होने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो टीआईए के अंदर जो है वो ये है कि ये जो है वो ये बहुत सारी कंडीशंस में आपको ये हो सकती है। इसी वजह से जो है हम कोशिश ये करते हैं कि उसको वो लोग इन पेशेंट्स को देखें जिनको इनको देखने का बड़ा तजुर्बा है, जो बार बार इस तरह के मरीजों को देखते हैं, ताकि वो इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकें कौन टीआई है कौन नॉन टीआई है। क्योंकि टीआईए की जो डायग्नोसिस है वो मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन है देन कोई इन्वेस्टिगेशन है। कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन आपको बताएगी नहीं कि ये टीआईए है। टीआईए जो है वो इसकी नेचर, जिस तरीके से वो प्रेजेंट होती है, उसकी जो कैफियत है, जिस बैकग्राउंड में वो प्रेजेंट होती है, उससे जो है ना आप उसको डिटेक्ट करते हैं। तो माइग्रेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ माइग्रेन में समझने की वो ये है कि उसमें एज जो फैक्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये अमूमन जो है वो रिलेटिवली यंग पेशेंट्स के अंदर होती है। एल्डरली पेशेंट में माइग्रेन के साथ सिम्टम्स यानी कि किसी जिस्म के किसी हिस्से का वीक हो जाना या माजूर हो जाना वो नज़र नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माइग्रेन में एज ऑनसेट इज़ यंग। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो है ना आपको फीमेल में ही मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो दे मेक योर लाइफ इजी बाय सेइंग इट कि उनको एक पहले से ही हिस्ट्री है माइग्रेन की। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुश्किल मसला जो आता है माइग्रेन के अंदर वैस्कुलर स्पैज़म में वो ये होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद पेशेंट की ऐसी होती है जिनको कोई हेडेक नहीं होता है। वो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ उनको एक बस उनको सडनली उनका आर्म वीक हो गया या पैर वीक हो गया और वो आपके पास आ गया और उनको हेडेक का कोई सिम्टम नहीं है। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है आपके लिए एज ए फिजिशियन कि आप उसको रूल आउट करते हैं कि नहीं ये जो माइग्रेन की वजह से है। तो उसमें ये जो हिस्ट्री, गुड हिस्ट्री ले आप पेशेंट से पूछें, तो बाज़ात ये भी होता है कि पेशेंट को इटसेल्फ कोई पास हिस्ट्री नहीं होती माइग्रेन हेडेक की। तो उसमें फैमिली हिस्ट्री आपको हेल्प करती है कि एक तो पेशेंट रिलेटिवली यंग है, उसको फैमिली हिस्ट्री माइग्रेन की, लेकिन खुद पेशेंट को नहीं हुआ है। और फिर ये होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट समटाइम बड़े एटिपिकल होते हैं कि जैसे कि किसी पेशेंट को जो है ना राइट साइड पे उसको स्पीच की प्रॉब्लम हुई, लेफ्ट साइड पे वीकनेस हुई। तो ये जो क्रॉस जो न्यूरोलॉजी होती है ये वेरी अनकॉमन होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में जो है आपको इस तरह से हेल्प हो जाएगी कि पेशेंट आपको बता देगा कि उसकी खुद पास हिस्ट्री है हेडेक की। और फिर एक बहुत बड़े पेशेंट की तादाद ऐसी भी होती है जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ साथ उनको हेडेक की सिम्टम भी होती हैं। तो दैट कैन बी इजीली कोरिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो यंग एज में होती है माइग्रेन, दूसरी ये है कि हेडेक के साथ एसोसिएट होती है, और तीसरी ये होती है कि पास मेडिकल हिस्ट्री होती है माइग्रेन की, और चौथी चीज़ है कि फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप फिर भी सस्पेक्ट करते हैं कि ये जो है वो जो है अ, हो सकता है कि ये स्ट्रोक हो, और अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो यंग एज में डीवीटीज की या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, तो फिर इस तरह के पेशेंट को फिर आप थोड़ी सी क्लिनिकल सस्पेशन के साथ ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें। उसको कम्प्लीटली जो है ना माइग्रेन से रिलेटेड जो है ना वो ये क्या कि डिसमिस नहीं कर दें कि ये मिनी स्ट्रोक शायद
माइग्रेन की वजह से हुआ है, क्योंकि आपको जैसे कि इस स्पेशलिटी में मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया, यू मे गेट सरप्राइजेस। तो इसमें एक चीज़ ये ज़रूरी है कि अगर आप देखते रहते हैं इस तरह के पेशेंट को बार बार रोज़ आना, तो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो इटसेल्फ जो है बहुत, यानी कि आपको एक क्लिनिकल जो उसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है ना माइग्रेन है। एक ये सवाल शौकत साहब ने किया, मेरे ख्याल से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि would you treat blood pressure if fluctuates mildly very occasionally above 150 by 90 at the age of 55 in a diabetic patient? तो मतलब मेरे बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बगैर डेफिनेटली किसी शक के। बिल्कुल, और उसको मैं समझता हूँ भाई कि ये डायबिटिक पेशेंट में हमारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, वो 145 85 रहती ही नहीं है, वो मुझे शायद पहले बता देना चाहिए था। अगर आप कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो आप और एग्रेसिवली ट्रीट करें। तो अगर 135 85 है तो भी उसको ट्रीट करें आप, वो बड़ा हाई है ब्लड प्रेशर। डायबिटिक पेशेंट का जो रिस्क है वो डबल हो जाता है, और आई थिंक ये चीज़ हमें समझनी चाहिए प्लीज़। आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे और नॉन डॉक्टर्स भी होंगे। डायबिटीज इज अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन, इसको बिल्कुल भी आप लाइटली ना लें, और इसके बारे में बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, और पेशेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा करा देना है कि इसको जो है ना अब उसकी ज़िंदगी को, उसको लाइफ को बहुत सीरियस लेना होगा, खाने पीने के मामले में, एक्सरसाइज के मामले में। क्योंकि अगर उसमें उसने कोताही की तो खुदा ना करे उसको ये प्रॉब्लम्स, ये नहीं है कि डेवलप नहीं होंगी, कब डेवलप होंगे ये फिर बात होती है। वो डेवलप डेफिनेटली होंगी अगर आपने उसको अग्रेसिवली ट्रीट नहीं किया। एक और सवाल है, मिस मुना जो है वो सवाल करना चाहती हैं। आप सवाल करें मुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है अपने फादर से रिलेटेड, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जी आज सुबह की बात है कि लेफ्ट पाँव पर, टांग पर, एंकल से घुटने के नीचे तक उनका ये हुआ कि एक साइड तो उनको फील हो रहा है कि हाथ मेरा फील हो रहा है, टच उनको फील हो रहा है मेरे बाजू का, हाथ का, लेकिन एक साइड पर उसी टांग के एक पोर्शन पर उनको फील बिल्कुल नहीं हो रहा कि कोई हाथ भी किसी ने लगा रखा है या दबा रहा है कोई, या कोई फीलिंग नहीं है। एक साइड पर फीलिंग है और एक साइड पर बिल्कुल फीलिंग नहीं है। तो ये मैं पूछना चाहती थी, कोई उन्हें शुगर पेशेंट नहीं है, कोई ऐसा ब्लड प्रेशर नहीं उनको होता, कोई ऐसी परेशानी उनको, ऐसा अल्लाह का शुक्र है नहीं है। तो इस सिलसिले में पूछना चाह रही थी आपसे। आप जो बताएंगे वो सुन हो गया पैर उनका, घुटने से नीचे। जी, एंकल से घुटने से नीचे तक इतना पोर्शन जो है उनका, एक तरफ से सुन है और एक तरफ से फीलिंग्स है उनको कि उनको हाथ का टच फील हो रहा है कि जी कोई उनको दबा रहा है या कोई उनको मसल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनको बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं है, जी। बिल्कुल उनका सुन है वो। ये पूछ रही हूँ। इसमें इसमें जो है जाहिर है ये मिनी स्ट्रोक की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिनी स्ट्रोक में साइन ये होती है कि कुछ सिम्टम किसी को वीकनेस का, कमजोरी का, जिस्म के किसी हिस्से में, या सुन हो जाने का, या इस तरह के सब जो होते हैं वो फौरन ठीक हो जाते हैं। हम जब कहते हैं फौरन ठीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाते हैं वो। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक एक रफ डेफिनेशन है, लेकिन ये एक सारी दुनिया में इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर वो मुस्तकिल रहती है तो फिर उसको स्ट्रोक को रूल आउट करना ज़रूरी है। लेकिन आप जिस तरह से बता रही हैं उसमें एक चांसेस ये भी हो सकते हैं कि उनकी कोई नर्व उनके पीछे, जो उनके पीछे जो स्पाइन है उसमें दब ना रही हो, कंप्रेशन ना हो रही हो। तो मेरा ख्याल है कि इससे किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, और वो उनको पूरी तरह से चेकअप एग्जामिन कर लेगा, देख लेगा। हो सकता है कि ये स्ट्रोक की या मिनी स्ट्रोक की निशानी ना हो। अगर तो उनके कोई, जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर बताए, ना है, नहीं है, तो ये हो सकता है कि उनकी कोई स्पाइन में भी कोई नर्व अगर दब रही हो तो वहाँ पे नमनेस के सिम्टम हो। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत क्लियर कट कोई एडवाइस देना कि ये मिनी स्ट्रोक ही है, मुश्किल है, और बेहतर ये है कि वो किसी डॉक्टर को देख लें, और फिर वो उसके बाद उसको एडवाइस करें कि ये मिनी स्ट्रोक है या कि कोई कंप्रेशन ऑफ द नर्व है। तो अगर कंप्रेशन ऑफ द नर्व पीछे है तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, क्योंकि वो नर्व जो है, जो सिम्टम है वो डिसअपेयर हो सकते हैं विद सम मेडिकेशन या कुछ आराम से।
और अगर तो वो मिनी स्ट्रोक है तो फिर जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि फिर वो पूरी जो एक प्रोसेस है वो फिर वो लगा उसको इन्वेस्टिगेट करना और ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक डॉक्टर याहिया कमाल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी 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 डॉक्टर याहिया। मीटिंग डॉक्टर याहिया अभी नहीं है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो किसी किस्म का जो आप पूछना चाहते हो? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आलम, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका। थैंक यू। सॉरी मैं शुरू का कुछ पोर्शन आपका मैंने मिस कर दिया, तो मुझे ज़रा माफ़ कीजिएगा मेरी इग्नोरेंस का। मैंने ये पार्ट मिस किया कि ये मर्दों में ज़्यादा होता है कि औरतों में ज़्यादा कॉमन है? स्ट्रोक जो है ना वो दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि अगर अबव 65 में जो है ना इज मोर कॉमन इन मेल, तो फिर एज फिर आफ्टर सर्टेन एज, सो इफ व्हेन द पेशेंट इज अबव 80 then the risk become the same both male and female में। बल्कि इनफैक्ट अबव 80 में शायद मेल की फीमेल की जो प्रेवलेंस ज़्यादा होती है, तो above 65 में is more common in male than female। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरह से हम पेशेंट देखते हैं कोई बहुत इतनी डिस्टिंक्टली हमें यानी कि वो प्रेवलेंस नज़र नहीं आती कि प्रिडोमिनेंटली सिर्फ मेल में ही हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद जो है वो हम फीमेल पेशेंट्स की भी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो रियली जो पता होनी चाहिए वो ये कि एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जो हम स्ट्रोक के देखते हैं वो सिर्फ क्लॉट से नहीं होते बल्कि हेमरेज से भी होते हैं, और उसमें जो है ना मेल फीमेल की डिस्टिंक्शन मिट जाती है इस वजह से कि वो अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर होता है या और उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत सारे मैंने पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो कि फीमेल ज़्यादा है यंग एज में बिकॉज ऑफ द हेमरेज, लेकिन बाय सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन या मेल में प्रेवलेंस ज़्यादा है स्पेशली अबव 65। थैंक यू। शुक्रिया। एक और बात पूछूं कि अगर तो किसी की फैमिली हिस्ट्री है और 3-4 और दूसरे भी सब सिबलिंग्स जो हैं उनको भी ब्लड प्रेशर है, तो क्या एहतियातन इनको एस्पिरिन लेनी चाहिए, लो डोज एस्पिरिन ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर भी हाई है और फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है? सारे बहन भाइयों को ब्लड प्रेशर है और फादर को स्ट्रोक हुआ था, तो क्या प्रोफिलैक्टिक एस्पिरिन लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। रीजन आपके क्वेश्चन इज गुड बिकॉज लोग जो है ना बहुत एस्पिरिन लेने में बहुत रिलैक्स भी हैं और रिलैक्स नहीं भी हैं। जिन लोगों को लेनी चाहिए वो रिलैक्स है और जिन लोगों को नहीं लेनी चाहिए वो ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ है बड़ी सारी, आई थिंक एस्पिरिन इज अ वेरी सीरियस मेडिकेशन और उसकी कॉम्प्लिकेशन आप यकीन करें ना करें कि स्पेशली जो लोग अबव 65 वगैरह होते हैं या 60 होते हैं उनमें एस्पिरिन की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से उनको लेना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर है उनको मैं एस्पिरिन एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न दे शुड टेक। अगर ब्लड प्रेशर एज सच वो ट्रीट हो जाता है तो फिर उनका रिस्क जो है ना एज इट इज़ कंट्रोल्ड है, एंड आई डोंट थिंक उनको कोई उससे मज़ीद कोई ख़तरा है किसी प्रॉब्लम का, एज लॉन्ग एज ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी तरह से मैनेज है। हाँ, अगर उनको कोई इस तरह के इवेंट है जैसे कि उनको फॉर एग्जांपल मिनी स्ट्रोक होता है या ये कि कोई और कॉम्प्लिकेशन है या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर वो शायद वी कैन डिस्कस अबाउट के वेदर एस्पिरिन इज बेनिफिशियल और नॉट। लेकिन मेरा ख्याल है एज ए जनरल रूल जो है, अगर किसी को सिंगल रिस्क फैक्टर है और कोई उसको और वैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है एंड ऑर्गन्स में, फॉर एग्जांपल हार्ट में या किडनीज में या पेरिफेरल वेसल्स में, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि एस्पिरिन को एज ए सर्टेन रूटीन देना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी, यानी इसको देखना चाहिए केस बाय केस, लेकिन जनरल रूल ये है कि नहीं, अगर एक रिस्क फैक्टर एडिक्वेटली कंट्रोल है तो फिर आप जो है ना आई थिंक कोई हाई रिस्क पर आप नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो? ये सारी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं और बाद में आप उसको यूट्यूब में और फेसबुक पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आप मिस कर जाएं
सुबह के टाइम पे किसी अपनी मसरूफियत की वजह से। तो जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको सेशन को क्लोज करते हैं। मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया करें, ताकि बेशक अगर आप खुद ना अटेंड कर सकें तो कोई आपके तरफ से अगर पहुंचाए हुए मैसेज की वजह से अटेंड कर लेगा तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ यानी दीनी तौर पे फायदा आपको भी होगा कि आपने एक अच्छी बात उस तक पहुंचा दी। क्योंकि हर प्रोग्राम को तो अटेंड करना हर एक इंसान के लिए मुश्किल होता है। तो ये मेरा मैसेज है। क्योंकि मैं अच्छा, ये डॉक्टर आरफा खान है जो कोई क्वेश्चन करना चाह रही है। डॉक्टर आरफा खान जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि ये जो एक्सरसाइज होती है, समटाइम्स हम सुनते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से स्ट्रोक हुआ या हार्ट अटैक हुआ, तो मतलब आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे प्लीज? एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक होना या स्ट्रोक होना उन लोगों को होता है, या तो ऐसे लोगों जिनको कोई यानी कि एक अनडिटेक्टेड जो है ना उनको प्रॉब्लम चल रही हो और वो उनको खुद भी पता ना हो। जैसे कि ये बड़ा कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि जैसे लोगों को अंजाइना होता है और ये उसी वक्त सरफेस पे आता है जब उनको पता नहीं होता है। वो उनकी सिग्निफिकेंट उनकी कॉरोनरी के अंदर जो है वो थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाती है और वो फंक्शन करते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वो जब एक्सरसाइज जब करते हैं या ओवर एक्सर्शन करते हैं तो एकदम से सिम्टम जो है सरफेस पे आते हैं और फिर जब आप उनकी एंजियो करते हैं तो पता चलता है कि जी वो तो ऑलमोस्ट 70% नैरोइंग है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन ये कहना कि किसी की वेसल्स बिल्कुल नॉर्मल हो और उसको एक्सरसाइज जो है वो एंजाइना या मिनी स्ट्रोक इंड्यूस कर दे तो बहुत अनलाइकली है। एक तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर जो है ना इनहेरिटेंस वीकनेस ऑफ द वेसल्स जो है, यानी आर्टरीज या जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नालियां हैं वो कमज़ोर होती हैं और ये जो है ना या तो उनमें एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एन्यूरिज्म, कि वो जो है ना उसमें गुब्बारा से बन जाए आर्टरी की वीकनेस में, या उनकी इनहेरिटेंस वीकनेस हो। तो इस तरह के लोगों में एक्सरसाइज इंड्यूस स्ट्रोक इज कॉमन और मैं बिल्कुल ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसको आप डिटेक्ट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक से पहले मालूम करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि वो एक हेल्थी आदमी होता है और अमूमन इस तरह के स्ट्रोक यंग लोगों में होते हैं बदकिस्मती से, जो कि बहुत एक्टिव हैं, 30-35 साल की उम्र है, पढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन उनको स्ट्रोक डेवलप होता है और मैसिव ब्लीड होती है ब्रेन में। और वो जो है ना स्ट्रोक वो एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकते हैं या बहुत किसी मोमेंट पे अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या एंगर है तो वो भी जो है ना हेमरेज को ब्लीड करता है। तो वो जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, या आप कह सकती हैं कि वो एक्सरसाइज की वजह से हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी की नॉर्मल आर्टरीज और वेन्स हैं और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर नहीं है या उसको जो है ना बहुत ही फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो बहुत अनलाइकली है कि एक्सरसाइज इंड्यूस जो है स्ट्रोक हो। ये आखिरी सवाल है। इन्होंने शायद अपना नाम नहीं लिखा हुआ, सॉरी अमीन नाम है इनका, सॉरी अमीन। तो अमीन साहब सवाल करें आप, आखिरी सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि आपने 2 रीजन बताई हैं स्ट्रोक की, कि एक तो यह है कि ब्लड क्लॉट, थोड़ी बहुत बात समझ आती है, दूसरा रप्चर की, तो उसकी क्या वजह होती है कि रप्चर? तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली इट्स नॉट कॉमन रप्चर सिर्फ उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जिनकी जो है ना जो आर्टरीज या वेन्स आर्टरीज जो हैं वो कमज़ोर हो, यानी कि इनहेरिटेंटली उनको फैमिली हिस्ट्री हो या पैदाइशी तौर पे उनकी आर्टरी कमज़ोर हो, या उनकी आर्टरी जो है ना वो एकदम से फूली हुई हो किसी एक हिस्से, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। वो हमारी जो नॉर्मल जो हमारी फाइंडिंग है वो ये कि 5% जो स्ट्रोक सफरर्स होते हैं उनमें होती हैं।
लेकिन एक जो रप्चर होता है वो जो बड़ा ज़रूरी है समझना, और जिसकी जो अहम है वो ये है ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी फर्द का, मर्द या औरत का ब्लड प्रेशर जो है ना हाई बहुत तवील अरसे से, और वो उसको ट्रीट ना किया हो, वो अनडिटेक्ट हो रहा हो और चल रहा हो, तो उनमें जो है ना हेमरेज के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, 2 फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं आम नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि ब्लड प्रेशर को जो है ना इस तरह के मरीजों में ट्रीट करना एग्रेसिवली बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वैसे भी अगर वो अनडिटेक्टेड रहे तो फिर हैमरेज का चांस, हार्ट अटैक का चांस, या किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट का चांस बहुत, या आंखों के ऊपर असर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक बहुत मामूली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पे उनकी आर्टरीज वीक होती हैं, और बदकिस्मती से वो स्ट्रोक जब होता है तो फिर वो आपको पता चलता है कि एक्चुअली वो वीक है, और फिर उसकी फिर सर्जिकल मैनेजमेंट है, उसको ट्रीट कर सकते हैं आप उस वक्त सर्जिकली। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल से हम अपने टाइम के एंड पे पहुंच गए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो होंगे वो डॉक्टर याहिया कमाल जो गायनी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मैं डॉक्टर आसिफ आलम का बहुत मशहूर हूँ, और मैं इंशाल्लाह इनको दोबारा भी जहमत दूंगा, क्योंकि और टॉपिक्स भी हैं जो कि हमें कवर करने हैं इनके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर आसिफ आलम। जज़ाकल्लाह खैर।